के संविधान का भाग 4 संविधान का दर्शन है और उसी उद्देश्य को पाने के लिए शासन और प्रशासन को काम करना है। संविधान सभा ने संविधान के भाग 4 को बना करके एक क्रम बना करके संविधान में डाल दिया, लेकिन उनको पता था कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधन होना चाहिए और संविधान सभा को पता था कि सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयारी और संसाधन हमारे पास नहीं है। इसलिए संविधान के भाग 4 को जानते हैं लागू नहीं किया गया, उसको आदर्श माना गया, उद्देश्य माना गया और वैधानिक रूप से कोर्ट में भी जाकर के उसकी मांग नहीं कर सकते आप। जबकि मूल अधिकारों को परिवर्तनीय बना दिया गया कि भाई ये मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पानी है। मूल अधिकार वो अधिकार है जो नागरिकों को दिए गए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वो लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करना है। और इसलिए प्राप्त करना क्योंकि संसाधन उस समय था नहीं, आज भी संसाधन नहीं है। जितना सारा लक्ष्य लिखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए, जैसे उसमें लिखा है आर्टिकल 41 कि राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक मामलों में। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत दशा होनी चाहिए। आर्टिकल 46 कहता है कमजोर वर्गों और वंचित वर्गों के लिए राज्य विशेष सहायता करे। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए राज्य काम करे। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन को बेहतर करने के लिए राज्य काम करे और 48A कहता है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य प्रयास करे। 49 कहता है कि संस्मारकों की रक्षा करे। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय पे शांति और सौहार्द बढ़ाने में राज्य भूमिका निभाए। आर्टिकल 39 कहता है संसाधनों का समतामूलक वितरण करे। इस सब के लिए आपके पास संसाधन होना चाहिए। खाली कृषि और पशुपालन को ही बेहतर करने के लिए राज्य के पास क्षमता नहीं है, नहीं तो सारी गरीबी छूमंतर हो जाए। सारी गरीबी, सारी समस्या का निदान हो सकता है। भारत में जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि पर निर्भर है और कृषि ही भारत में अनुकूल दशा में नहीं है। क्यों? क्योंकि कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सभी खेत तक पानी नहीं पहुंच पाया है अभी। सबके लिए जानते हैं, सबके लिए पानी, सारे खेत तक पानी की सुविधा है क्या? नहीं है। भारत जैसे देश में जहां बाढ़ आती है, असम में, बिहार में, बंगाल में, जहां पूरे पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में बाढ़ आती है, वहीं जानते हैं राजस्थान जैसा क्षेत्र, गुजरात का बहुत सारा क्षेत्र, दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्र सूखे से जूझ रहे होते हैं, अर्थात वहां पानी की सुविधा नहीं है। इसका मतलब पानी का हम वितरण सभी क्षेत्रों तक नहीं कर पाए हैं। ऐसे कृषि में उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए, मार्केटिंग के लिए, भंडारण के लिए, परिवहन के लिए हम सारी सुविधा नहीं बना पाए हैं। और ये कब होगा? जब आपके पास संसाधन होगा, रिसोर्स होगा। तो आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य कल्याणकारी होगा, लेकिन आप जानते होंगे कल्याण संसाधनों के समानुपाती होता है। कल्याण उतना ही कर सकते हैं जितना आपके पास संसाधन हो, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है? बहुत कम है। हमने आपको बताया था, फिर दोबारा बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये भारत है और ये भारत की जनसंख्या, अगर हम यहां भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 18% है। वी हैव 18% पॉपुलेशन। हमारे पास 18% जनसंख्या है। पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, मतलब 8 अरब लोग हैं और 135 से 40 करोड़ हम ही लोग हैं। अर्थात दुनिया का हर 5वां 6वां आदमी कौन है? भारतीय है। तो हमारी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या की तुलना में हमारे पास क्या संसाधन है? नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं कुछ संसाधन की बात कर दूं, जैसे जमीन, भूमि, क्षेत्र, तो हमारे पास क्षेत्र केवल 2.4% है। वी हैव 2.4% एरिया। हमारे पास केवल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल है, लेकिन आदमी कितना है? बाप रे बाप, आदमी बहुत ज्यादा है। जमीन हमारे पास, यद्यपि आप लोग ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको हो सकता है जमीन के बारे में उतना परेशानी ना महसूस हो रही हो, लेकिन भारत के उन राज्यों को देखिए जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पे जनघनत्व तो बहुत अधिक हो चुका है, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत कम है। कुल मिला जुला करके पूरी दुनिया का इतना प्रतिशत भूभाग हमारे पास है, लेकिन आदमी इतना है। यही कारण है कि सबको घर उपलब्ध कराना, सबको
रहने के लिए जानते अवसर देना यही मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, 2022 तक सबको आवास, पक्का मकान। आपको पता है बहुत सारे शहरों में जमीन ही नहीं बची है। दिल्ली में ऐसे अब विकास नहीं हो सकता, दिल्ली का ऐसे हॉरिजेंटली विकास नहीं हो सकता। जैसे इधर आते हैं गाजियाबाद आ जाता है, जैसे इधर जाते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ जाता है, जैसे इधर जाते हैं फरीदाबाद आ जाता है, इधर आते हैं गुरुग्राम आ जाता है, इधर चले जाते हैं सोनीपत, पानीपत, बागपत और लोनी आ जाता है। किसी भी तरफ जमीन नहीं है। दिल्ली में सबको घर कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता? क्या इस मेथड से उपलब्ध करवाया जा सकता हॉरिजेंटली? नहीं। अब वर्टिकली अपार्टमेंट कल्चर लाना होगा और उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। जैसे ही किसी समस्या की समाधान की बात होगी तुरंत तकनीकी आ जाएगी। बिना तकनीकी के समाधान नहीं है। अगर हम चाहते हैं सबको मकान उपलब्ध करवाएं तो फ्लैट बना के ही मकान दिया जा सकता है, जमीन से जड़ से मकान नहीं। इसीलिए फ्लोर की बात होती है, फ्लोर की बात होती है। और संयुक्त राष्ट्र भी अपने मिशनों में ये नहीं कहता कि मकान, कहता है फ्लोर, फ्लोरिंग। बात समझ रहे कि कोई एक फ्लोर मिले। फ्लोर की भी बात बहुत बड़ी है। एक फ्लोर भी कहां मिल पाएगा? फ्लोर पे बहुत सारा फ्लैट होता है, उसी में से एक फ्लैट मिलेगा, उसी में से कोई एक रूम का फ्लैट मिलेगा, है कि नहीं, या 2 रूम का फ्लैट मिलेगा। इसका मतलब है सबको। तो हमारे पास जमीन बहुत कम है, आदमी बहुत ज्यादा। हमारे पास पानी से खैर आप लोग भी जूझ रहे हैं। हमारे पास पानी केवल 4% है। पूरी दुनिया में जितना पानी है उसका 4% पानी कहां है? वी हैव 4% वाटर रिसोर्स। अब की बार यूपीएससी के पीटी में भी क्वेश्चन आया था। हमारे पास 4% जल है, लेकिन आदमी कितने हैं बताइए? बाप रे बाप। इसीलिए 20 रुपए लीटर पानी मिल रहा है और आने वाले समय में पानी का भयावह बाजार खड़ा होने वाला है। माना जा रहा हर व्यक्ति अपनी आय का 1/3 पैसा पानी पर खर्च करेगा या खर्च करने के लिए बाध्य होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप जानते हैं पानी की उपलब्धता बढ़ाई कैसे जा सकती? टेक्नोलॉजी से। जमीन के नीचे का पानी, या जानते हैं नदी नाले का पानी, तालाब का पानी, ताल तलैया पोखर जोहड़ का पानी, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या एटमॉस्फेरिक वाटर रीजनरेशन टेक्नोलॉजी, या समुद्र का पानी डिसैलिनाइजेशन। ये सब कैसे संभव होगा? थ्रू टेक्नोलॉजी। अच्छा, तीसरा हमारे पास मिनरल्स, हमारे पास खनिज देखेंगे, ये 0.8% है। पूरी दुनिया में जितना खनिज है उसका 0.8%, मतलब मिनरल भी हमारे पास बहुत कम, आदमी 18%। ये मत सोचिएगा केवल सोना चांदी महंगा है या प्लेटिनम महंगा है, बुलियन मेटल्स, सारे मेटल्स महंगे हैं। एल्युमिनियम है, लोहा है, निकिल है, जिंक है, कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, ये सारी चीज महंगी है, ऑल बेस मेटल, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या ज्यादा। अच्छा, हमारे पास एक चीज थोड़ा सा ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी। ये लगभग 7 से 8% है, लेकिन आदमी तो 18%। पर्यावरण भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, वो 8% है और हम लोग 18%। कई शहरों में सांसबंदी हो रही है, सांस लेने तक के लिए हवा नहीं है, और जानते हैं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है पर्याप्त। कैसे होगा भारत का विकास और कैसे बनेगा भारत कल्याणकारी राज्य? वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास थोड़ा मोड़ा नहीं, 18% लोग हैं और 10-5% कोई चीज होती तब हम कहते हैं कि लिमिटेड है। वास्तव में क्या है? बहुत सीमित, वेरी लिमिटेड रिसोर्स। वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है। अब इस सीमित संसाधन से भारत का विकास कैसे होगा? भारत कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? संसाधन बढ़ाना पड़ेगा। बिना संसाधन बढ़ाए, अगर हमारे पास 100 रुपए होगा तो हम उतने लोगों को खाना खिला सकते हैं। अगर 1000 रुपया होगा तो और ज्यादा लोगों को खाना खिला सकते हैं, और 1 लाख रुपए होगा तो और अच्छी पार्टी कर सकते हैं, और 10 लाख और करोड़ों होगा तो बहुत बढ़िया पार्टी कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास रिसोर्स हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब रिसोर्स बढ़ाने का 2 तरीका है। एक है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन जिसके पास संसाधन है वहां से संसाधन हम लाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को खोला ताकि बाहर से संसाधन आ जाए और हमारी नैया पार हो जाए। लेकिन उसमें हम लोग ठगे गए, अर्थात बाहर से नेट में संसाधन नहीं आया, क्योंकि भारत का निर्यात कम है, आयात ज्यादा है।
ट्रेड डिफिसिट हो गया, व्यापार घाटा हो गया। 1991 से लेकर के फ्रॉम 1991 टिल नाउ 2021 अगर आप देखेंगे पिछले 30 वर्षों में एक भी ऐसा वर्ष नहीं है रहा है जब ट्रेड सरप्लस रहा हो, व्यापार अधिशेष में रहा हो, हमारे पक्ष में रहा हो। इसका मतलब दुनिया से संसाधन नेट में हमारे पास नहीं आया, तो आया है तभी आप सभी कपड़े पहने हुए, जूते पहने हुए, सब विदेशी कंपनियों के, लेकिन नेट में हमारे पास संसाधन। इसका मतलब इकोनॉमी का जो मॉडल रहा वो बहुत सफल नहीं हुआ। तो फिर एक दूसरा मॉडल है संसाधन बढ़ाने का या नया संसाधन पैदा करने, वो क्या है? टेक्नोलॉजी का मॉडल। तकनीकी से क्या होता है? संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और नए संसाधन उत्पन्न होते हैं। जैसे ये लाइट जल रही है, ये एसी चल रहा है, ये डिजिटल जानते हैं बोर्ड है, इसके माध्यम से हम संसाधन का ज्यादा, नहीं तो ये क्लास यहीं चलती, यहीं पढ़ा पाते। अब ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन उपलब्ध होने से क्या हो गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हमारे समय का ही ज्यादा उपयोग हो रहा है। इंस्टीट्यूट का भी जानते हैं रिसोर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी से संसाधन बढ़ने लगता है और संसाधन का ज्यादा उपयोग होने लगता है और साथ में नए संसाधन पैदा होते। प्लास्टिक का युग आया या टेक्नोलॉजी से आप देखेंगे तमाम नई तकनीकें उत्पन्न हुई और उससे मानव जीवन कितना आसान हुआ, कितना रिसोर्स बढ़ा, वो सब बात बीच बीच में करते रहेंगे। इसका मतलब तकनीकी ही वो माध्यम है कि नहीं जिससे संसाधन बढ़ाया जा सकता है, जिससे नए संसाधन उत्पन्न किए जा सकते हैं? इसका मतलब बिना तकनीकी के क्या भारत को कल्याणकारी राज्य बनाया जा सकता है? इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसीलिए विज्ञान और तकनीकी का महत्व है और विज्ञान और तकनीकी के अध्ययन की आवश्यकता है और उसके प्रसार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले लिखिए विज्ञान एवं तकनीकी की आवश्यकता क्यों है, ताकि अगर 100 शब्दों में लिखने के लिए आए 50 शब्दों में तो भूमिका पहले जाने। विज्ञान एवं तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? अच्छा, मैं लिखवा दे रहा हूं 150-200 शब्दों में, ताकि एक बार मोटे तौर पर आपकी समझ बन जाए। बाकी इसको कम शब्दों में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखिए विज्ञान एवं तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नीड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लिखिए भारत के संविधान में, लिखिए भारत के संविधान में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के, भारत के संविधान में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में व्यवस्था दी गई है। और इसके लिए डीपीएसपी में राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान का भाग 4, इसके लिए नीति निदेशक तत्वों में डीपीएसपी 60 में लिख लेंगे या ब्रैकेट में पार्ट 4 है कि नहीं। इसके लिए डीपीएसपी में व्यवस्था दी गई है। जैसे, अच्छा, जो जैसे वाला शब्द होता है वो काउंट नहीं होता। मीन्स जैसे आपको कहीं भी कोई शब्द ज्यादा लिखना है तो हमेशा जैसे लिख दिया करिए, क्योंकि जैसे वाले शब्द को काउंट नहीं कहते, नहीं तो शब्द ज्यादा लिखने से नंबर कट जाता है। जैसे 100 शब्दों में है तो 100 से कम ही होना चाहिए, 50 शब्दों में 50। लेकिन बाई चांस आपके पास शब्द ज्यादा हो रहा तो आप क्या करेंगे? जैसे कर दिया करिए, या कोई भी डायग्राम या ग्राफ बना दिया करिए। जैसे ऐसे करूंगा, देखिए जैसे, और इसके बाद ये फिगर देखिए जैसे। अब इसको क्या करना है? ऐसे खाली दे देना है। अब इसमें जैसे आर्टिकल 38 क्या है? ये कहता है कल्याणकारी राज्य, ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। आर्टिकल 39 ये समता मूलक संसाधन के वितरण की बात करता है। समता, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, समता मूलक संसाधनों का वितरण, सबके हित में संसाधनों का वितरण। कुछ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा तब एग्जामिनर जानेगा ना कि आप संविधान के उद्देश्य को जान रहे हैं। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में
सहायता प्राप्त करने का अधिकार, कुछ दशाओं में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसी में नरेगा आता, कोई पूछे नरेगा किस आर्टिकल में है, तो नरेगा इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 41, क्योंकि काम का अधिकार है। सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आर्टिकल 42 काम की न्यायसंगत दशा, आर्टिकल 45 क्या था, निशुल्क शिक्षा था ना, जो हम लोगों ने दे दिया, निशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों को सहायता। आर्टिकल 48, आर्टिकल 47 यही इसी के तहत वैक्सीनेशन किया जा रहा है, सबके पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बेहतर। कोई पूछे वैक्सीनेशन किस आर्टिकल का पार्ट है, 47 से जोड़ा गया और 41 दो आर्टिकल से, ये जानते हैं, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर। और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। ये सब प्रैक्टिस करते हुए बहुत फास्ट हो जाना है, 4-6 भी लिख देंगे तो एग्जामिनर को आइडिया, खाली बस एग्जामिनर को आइडिया देना होता है, मुझे भी पता है। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्यायसंगत दशा। 45 कहता है निशुल्क शिक्षा। 46 कहता है कमजोर वर्गों को सहायता, कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान, SC ST OBC, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, ये आर्टिकल 46 है। और 47 कहता है पोषण स्तर और जीवन, इसको भी जानते हैं, फूड सिक्योरिटी इसी में आता है, खाद्य सुरक्षा। ये आर्टिकल 21B भी हो गया है, और ये आर्टिकल 21A है। जो चीज सफल होगी उसको मूल अधिकार में डाल दिया जाएगा। देख लिया। अब आगे बढ़ें, नोट कर लिया आपने। तो आपने देखिए ऊपर लिखा था कि भारत के संविधान में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य रखे गए हैं, लक्ष्य रखे गए हैं, और इसके लिए संविधान के इसके लिए DPSP की व्यवस्था की गई है, जैसे, ठीक है, नई लाइन से लिखे इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, रिसोर्स की। इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन की आवश्यकता होती है, संसाधन की आवश्यकता होती है, लिखे। लेकिन भारत के पास संसाधन बहुत सीमित हैं, लेकिन भारत के पास संसाधन बहुत सीमित हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स, लेकिन भारत के पास संसाधन बहुत सीमित हैं। जैसे, फिर एग्जांपल दीजिए, जैसे हमारी जनसंख्या इतनी, ये चार्ट लिख लीजिए, जैसे जनसंख्या 18% है पूरे विश्व की तुलना में, जनसंख्या इतनी है, लेकिन जमीन हमारे पास, भूमि, अच्छा भूमि या जमीन का सबसे पीड़ित वर्ग जानते हैं किसे माना जाता है? स्टूडेंट को। छोटे छोटे रूम के लिए 5,000, 10,000, 15,000 उसे देना पड़ता है। सबसे पीड़ित वर्ग स्टूडेंट को माना जाता है जमीन का। दिल्ली में मुखर्जी नगर 15,000, 20,000, 10,000 का रूम, छोटा छोटा रूम मिलता है। जयपुर में भी देखिए 5,000, 6,000, 8,000। तो जमीन हमारे पास 2.4% है, मतलब एरिया,
या लैंड, वाटर हमारे पास जल हमारे पास 4% है, खनिज मिनरल खनिज हमारे पास 0.8% है, बायोलॉजिकल रिसोर्स या बायोडाइवर्सिटी क्योंकि सांस लेने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए हमको जैव विविधता भी चाहिए, जैव विविधता ये सब भारत सरकार के डाटा से है, सरकार का जो डाटा है एग्जैक्ट वही आदि। अब जनसंख्या की तुलना में संसाधन बेहद कम है। नए लाइन से लिखे, इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जनसंख्या की तुलना में भारत में संसाधन बहुत कम है। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जनसंख्या की तुलना में संसाधन भारत में बहुत कम है। जनसंख्या की तुलना में भारत में संसाधन बहुत कम है। ऐसी स्थिति में भारत को कैसे कल्याणकारी राज्य बनाया जाए? ऐसी स्थिति में भारत को कैसे कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट, ऐसी स्थिति में भारत को कैसे कल्याणकारी राज्य बनाया जाए? भारत को कैसे कल्याणकारी राज्य बनाया जाए और संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जाए। और संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जाए। लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जाए। ठीक है, अब नई लाइन से लिखे संसाधन बढ़ाने के दो उपाय, संसाधन बढ़ाने के दो उपाय, संसाधन बढ़ाने के दो उपाय हैं। नंबर 1, बाहर से संसाधन लाया जाए, दूसरे देशों से बाहर से संसाधन लाया जाए, मतलब दूसरे देश से संसाधन लाया जाए। नंबर 1, बाहर से संसाधन लाया जाए। इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया गया, बाहर से संसाधन लाया जाए। लिखिए, इसके लिए आर्थिक सुधार शुरू किया गया 1991 में, मतलब अर्थव्यवस्था को खोला गया। लेकिन और कोई टिप्पणी नहीं लिखना है। एक उपाय है कि बाहर से संसाधन लाया जाए, ये नहीं कहना है कि एकदम सफल नहीं रहा, क्योंकि यहां विषय वो नहीं है बताना, यहां विषय है अपने इस पार्ट के महत्व को बताना। तो बाहर से संसाधन लाया जाए, और दूसरा है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए और नए संसाधन पैदा किए जाएं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और नए संसाधन पैदा किए जाएं, और नए संसाधन पैदा किए जाएं या उत्पन्न किए जाएं, पैदा या उत्पन्न किए जाएं। इसके लिए जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, या सीधे मैं लिख देता हूं साइंस एंड टेक की जरूरत है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए और नए संसाधन पैदा किए जाएं। लिख लीजिए, इसके लिए विज्ञान एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके लिए विज्ञान एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके लिए विज्ञान और तकनीकी की आवश्यकता होती। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब यहीं तक नहीं रुकना है, थोड़ा एक दो लाइन और बढ़ाना है, जरा ध्यान दें।
अब देखिए बहुत सारे देशों के पास, देखिए विकास के लिए क्या चाहिए, विकास के लिए क्या चीज चाहिए, देखिए किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए 3 चीज चाहिए। एक तो कच्चा माल चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी देश के विकास के लिए 3 चीज चाहिए, या एक तो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, दूसरा पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, तकनीकी चाहिए। 3 चीज के बिना जानते हैं देश का विकास नहीं किया जा सकता। मतलब पहला चाहिए कच्चा माल, दूसरा चाहिए पूंजी, और तीसरा चाहिए तकनीकी। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, बहुत देशों के पास कच्चा माल नहीं था और पूंजी भी नहीं थी, लेकिन तब भी विकसित हो गए। जैसे दक्षिणी कोरिया, ध्यान से सुनेंगे, जैसे दक्षिणी कोरिया, उसकी बात छोड़िए, जैसे जापान, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा नष्ट कर दिया गया था। नागासाकी हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया। पूरा जानते वो एरिया नष्ट हो गया और पूरी दुनिया ने जापान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और जापान वैसे भी जानते हैं समुद्र में देश है, द्वीपीय देश है, उसके पास रिसोर्स कहाँ है, हम ही लोगों ने पारादीप बनाया, उसको रिसोर्स दिया। तो ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे देशों के पास ना कच्चा माल था ना पूंजी थी, तो उन्होंने क्या किया, तकनीकी को विकसित किया, और जब तकनीकी विकसित हो गई तो उससे पैसा कमा के कच्चा माल खरीद लिया, और पैसा कमा लिया, देश का विकास हो गया। मतलब केवल तकनीकी, जैसे इजराइल है, तकनीकी के डेवलप, इजराइल के पास कौन सा रिसोर्स है, बहुत थोड़ी सी जगह है, वो भी मरुस्थलीय जगह है, आपके एक जिले के बराबर नहीं है। जैसलमेर और जानते बाड़मेर, अगर ये सब खाली एक आध जिला ले लीजिए तो उतने के बराबर है, लेकिन कितना बड़ा देश है। बहुत सारे देशों के पास न तो कच्चा माल था ना तो पूंजी थी, लेकिन उन्होंने तकनीकी को विकसित करके कच्चा माल और पूंजी दोनों प्राप्त कर लिया और अपना विकास कर लिया। इसका मतलब तकनीकी में क्षमता है कि नहीं। तो नए लाइन से लिखे विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, कच्चा माल, नंबर 1 कच्चा माल, रॉ मटेरियल, नंबर 2 पूंजी, कैपिटल, और नंबर 3 तकनीकी, नंबर 3 तकनीकी। अच्छा, आप देखिए नई लाइन से लिखे, नंबर 3 तकनीकी। अब नई लाइन से लिखे बहुत देशों के पास ना तो कच्चा माल था ना तो पूंजी थी, जैसे सिंगापुर है, जैसे ताइवान है, जैसे दक्षिणी कोरिया, जैसे जापान, जैसे इजराइल। लेकिन बहुत देशों के पास ना तो कच्चा माल था और ना ही पूंजी थी। लिखे जैसे सिंगापुर, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, जापान, इजराइल। लिखे जैसे सिंगापुर दिल्ली का 1/3 है, 413 वर्ग किलोमीटर है सिंगापुर, दिल्ली का 1/3 है। 1 घंटे में पूरा सिंगापुर खत्म हो जाता है साइकिल से, बात समझ लीजिए। लेकिन जानते हिला दिया है बहुत बड़े बड़े देशों को। ली क्वान को निर्माता कहा जाता है सिंगापुर का। लिखे जैसे सिंगापुर, जैसे ताइवान को इलेक्ट्रॉनिक कंट्री कहा जाता है, बहुत विकसित देश है ताइवान, जापान, दक्षिणी कोरिया, इजराइल आदि। इजराइल भी लिख लीजिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप चीजें जान रहे हैं। देखिए ये नहीं सोचना होता कि एग्जामिनर जान रहा होगा, एग्जामिनर तो सारा जान रहा होता है, उसके पास मॉडल आंसर होता है। आपको बताना होता है, हे एग्जामिनर मैं भी जान रहा हूं, क्या आपको अच्छा लग रहा है मेरा जानना, तो नंबर दे दीजिए, है कि नहीं। यही जानते हैं, यही बताना होता है मेरे भाई। और इसीलिए पूरी तैयारी की जाती है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग आलसी भी स्वभाव के होते हैं, सोचते हैं ये तो एग्जामिनर जान ही रहा होगा, इतना क्या बताना। नहीं मेरे भाई, उतना ही बताना, ऐसे बताना जैसे किसी बच्चे को बता रहे हैं। जैसे ये विषय मैं तो 400-500 बैच पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी जब नई क्लास होती तो मैं मान के चलता हूं कि एकदम नए तरीके से बताना। पढ़ाने के बाद 17 साल हो गया और जानते इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कम से कम 500 बैच से ज्यादा हो चुका। आपके राज्य में ही जानते हैं 25 बैच पढ़ाते हैं लगभग, यहाँ सीकर तमाम जगह मिला जुला करके। तो आप सोचिए भाटी आश्रम बहुत सारा जगह मिला करके इतना सारा क्लास होती। तो आपके राज्य और बाकी कितने स्टेट हैं आप समझ लीजिए, क्योंकि पता चला कि साल भर में मेंस का ही 3-4 बैच हो गया
और उसमें भी जानते इकोनॉमी का 3 बैच हो गया, साइंस टेक का हो गया, फाउंडेशन बैच का हो गया, वैसे हो गया, दिल्ली में हो गया, एमपी में हो गया, तमाम। तो लेकिन फिर भी जब पढ़ाया जाता है, मान के पढ़ाया जाता है कि हमारे सामने बिल्कुल नए लोग हैं, हमें अपने मन से नहीं बताना है कि हम क्या जानते हैं, हमें लोगों के। इसीलिए जब एग्जाम में लिखा जाता है तो ये नहीं सोचना होता कि एग्जामिनर जान रहा होगा, सोचना होता है कि मैं बहुत सरलता से समझाऊंगा, बताऊंगा, यही उद्देश्य लेके। और आप फिर देखेंगे आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि संयोग से 2-3 टॉपर जानते हैं आपके, जो पहली रैंक वाले रहे वो मेरे स्टूडेंट रहे, और ऐसा अब की बार का भी टॉपर। तो इन सब चीज़ों से मुझे अनुभव हुआ कि कैसे सरलता से लिखने से अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं, और अपनी बात को कैसे सटीक तरीके से, सारगर्भिक तरीके से बता करके जानते हैं बहुत सिंगल डिजिट में रैंक लाई जा सकती है। वो यही तरीका, और यही यूपीएससी में भी है। अगर आप आरएस करते हैं और बाद में आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको सरलता से ही अपनी बात रखनी है, और ये हैबिट बना। देखिए, ये आदत बनानी पड़ती, किसी के अंदर कोई जरूरी नहीं कि ये सब बातें आपके अंदर हों, आपको ऐसी आदत डालनी होगी धीरे धीरे। यही आपके जीवन का निर्माण कर देगा, आपकी किस्मत को पलट देगा। क्योंकि आप एसडीएम बन जाएंगे, आप आरपीएस बन जाएंगे, डिप्टी एसपी बन जाएंगे, खाली यही सब काम करने से। और मात्र 5-6 महीने में आप चमत्कार ला सकते हैं। और जो लोग अभी 3 महीने की तैयारी कर रहे हैं, 3 ही महीने में चमत्कार ला सकते हैं। पहले जानते, राजा बनने के लिए बड़ा परेशानी होती थी, युद्ध लड़ना सीखना पड़ता था, ऐसे तलवार चलाना, ऐसे भाला फेंक जहां तक भाला जाए। राणा प्रताप को आपने देखा, इतना मेहनत किया, इसके बाद भी मेवाड़ के लिए ही चुनौती हो गई। मतलब पहले राज्य प्राप्त करने, राजा बनना बड़ा कठिन था। आज जानते राजा बनने के लिए कुछ नहीं, ना तलवार चलाना, ना भाला फेंकना, ना घोड़े बैठना, खाली जानते हैं एक कमरे में बैठना और 7-8 जानते हैं नोट्स, कॉपी लेकर के नोट्स बना लेना, फिर भारत का चीफ सेक्रेटरी बन जाना। पूरा भारत आ जाएगा, मेवाड़ ही नहीं, मारवाड़ ही नहीं, शेखावटी और हड़ौती ही नहीं, पूरा देश का पे कब्जा कर सकते हैं जब आप चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, अगर आईएएस बन गए। और अगर आप यहाँ पे आपका आरएस में सिलेक्शन हुआ, तब भी आप जानते बहुत बड़े पदों तक जा सकते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं अगर बहुत अच्छा काम करेंगे आप। आउटस्टैंडिंग प्रमोशन हो सकता है आपका, है कि नहीं। मतलब आज राजा बनना कितना, पहले राजस्थान में राजा बनना मुश्किल था। आप राजा बनना चाहते, पहले घोड़े चलाना सीखिए, फिर तलवार चलाना सीखे, ऐसे फिर ऐसे भाला चलाना सीखिए, फिर पता चला आपका भी हाथ कट गया। बहुत सारे, आप राजस्थान का इतिहास पढ़िए, बहुत सारा शासक जानते हैं अपने राज्य को बचाने में ही हाथ कट गया, पैर कट गया। और चेतक का ही देखिए, पैर कट गया। तो पहले राजा बनना बहुत कठिन था मेरे भाई, आज राजा बनना बेहद आसान है। खाली 1-1.5 साल का समय दे दीजिए, पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। अजीत डोभाल जिस तरीके से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम और लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वैसा ही नेतृत्व आप करेंगे। और करना क्या, कुछ नहीं, खाली बस 1-1.5 साल का समय पूरा दे देना और पूरी किस्मत पलट जाएगी। हजारों लोगों ने अपनी किस्मत को पलटा है, आप भी पलट दीजिए। खाली यही सब सीख करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कैसे मेंस को कैसे 20 शब्दों में लिखा जाए, कैसे पहले तो कैसे विषय समझा जाए, फिर कैसे 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में कन्वर्ट किया जाए। इसमें कोई तलवार चलाना है क्या, या कहीं तलवार लग रही है आपको? नहीं लग रही, ये जानते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि व्यक्ति अगर अपना मूल्यांकन करे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा जानते चमत्कार ला सकता है। खाली बस 1-1.5 साल के प्रयास से, बस मान ले कि मैं अपनी किस्मत को पलट दूंगा अगले 1 साल में। अगर नया विद्यार्थी और जो अभी मेंस दे रहा हो तो खाली उसको मानना है कि अगले जानते 70-80 दिनों में पलट देना है। और अगर ऐसा लक्ष्य लेके चलेंगे, आप देखेंगे वो होगा। यो यच्छद्र सायोस है, जो जैसा सोचता है धीरे धीरे उसी तरीके की क्षमता होने लगती है। जैसे आप आईएएस का बनने का लक्ष्य रखते हैं तो आईएएस स्तर का सिलेबस तैयार हो जाता है, फिर उस वैसी क्षमता आ जाती। आप आरएस बनना चाहते हैं, वैसी क्षमता विकसित हो जाती है। ज्ञान, विज्ञान, सोच और समझ और व्यक्तित्व में जानते हैं चमत्कार आ जाता है। और अगर आप छोटा लक्ष्य रखेंगे पटवार बनने का, तमाम और बनने का, तो फिर आपका क्षमता और कम विकसित हो जाएगी, फिर और कमजोर हो जाएंगे। जैसा लक्ष्य बन, जैसा हम ये नहीं करें कोई चीज छोटी होती बड़ी होती है, किसी से भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर कलाम कहते थे छोटा लक्ष्य रखना पाप है, अपराध है। बड़े हम लोग ऐसे थोड़ी थे जैसा अभी पढ़ा रहे, तो बड़े लक्ष्य के कारण ऐसा हुआ। चाहे आईआईटी में जाने का लक्ष्य था, चाहे आईएएस में जाने का लक्ष्य था, उन सब से क्षमता विकसित हुई और आज जानते पूरे देश दुनिया में जानते भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं, मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं।
सलाहकार से लेकर के बहुत सारी भूमिकाओं में। ये कैसे हुआ? ये कोई बचपन में था? बचपन में आपको भी कुछ नहीं आता था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। सब सीखना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता। तो मेरा मानना है आपको लक्ष्य बनाना होगा। अब सोचिए, जिनके पास कुछ नहीं था, सिंगापुर, ताइवान, कुछ था। अब चूंकि इतना समय नहीं है, मेंस की क्लास है, इसलिए बहुत सीमित लेके चलेंगे, लेकिन जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत मॉडल चर्चा कर दूंगा। सिंगापुर का मॉडल, ली कुआन मॉडल, या ताइवान का मॉडल चर्चा कर दूंगा। आप आश्चर्यचकित होंगे, ऐसा देश भी विकसित हो सकता है क्या जिसके पास कुछ नहीं था? आपके पास फिर भी बहुत कुछ है। क्या नहीं है भारत के पास? इतना बड़ा भूभाग है, भले 2.4% ही है, इतना जलवायु विविधता है, इतना जानते निर्जातीय विविधता है, इतनी जातिगत विविधता है, इतनी धार्मिक विविधता है, इतना भाषाई विविधता है, और इतना जानते हैं राजनैतिक भी विविधता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हम लोग हैं, और आर्थिक कोई एकदम जानते हैं बहुत गरीब स्थिति नहीं हमारी है। खाली बस हमें बड़े स्वप्न की जरूरत है। इसीलिए डॉक्टर कलाम ने विजन 2020 किताब लिखी कि खाली हम अपने आत्मबल को जगा नहीं पाए हैं, खाली अपने आप को पहचान नहीं पाए हैं, और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे उसी दिन आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। और आप सब लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, देखिए खुद आप देखें, ये जो देशों का एग्जाम्पल आपने लिखा है, अब इनके पास क्या था? इनके पास ना रॉ मटेरियल था और ना ही जानते पूंजी थी। पूंजी क्या होगा? जिसके पास संसाधन ही नहीं उसके पास पूंजी कहां से आएगी? लेकिन इन लोगों ने क्या किया? टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, भाई गूगल एप्पल कैसे कमा रहा है? गूगल कच्चा रॉ मटेरियल बेच के कमा रहा है क्या गूगल? एप्पल कोयला बेच के कमा रहा है? एप्पल धान गेहूं बेच करके, बाजरा बेच के कमा रहा है? एप्पल टेक्नोलॉजी बेच करके हर साल 110 से 120 बिलियन डॉलर कमा रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था नहीं, नेपाल की अर्थव्यवस्था जानते हैं केवल 22 बिलियन डॉलर की है, और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था केवल 19.7 बिलियन डॉलर, जिस पर इतरा रहे हैं तालिबान सोच रहे हैं हमने क्या कर लिया, और खाली 19.7 बिलियन डॉलर है। एक साल में एप्पल कितने अफगानिस्तान पैदा कर देता है? बात समझ रहे हैं? गूगल, एप्पल, या आप देखिए टेस्ला या फेसबुक या बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, उनके आप रिसोर्सेस को देखिए। कई बार कई गांव मिलकर के जितना लोग कमाते हैं, एक आदमी कमाता है, क्षमता से ही तो। और इन देशों ने क्या किया? इन देशों ने अपने तकनीकी का विकास किया और इसी से पैसा, कच्चा माल भी खरीदा, इसी से पैसा कमाया, कच्चा माल खरीदा, पूंजी आ गई। लिख लीजिए, इन देशों के द्वारा, लिखे, इन देशों के द्वारा तकनीकी का विकास किया गया, इन देशों के द्वारा तकनीकी का विकास किया गया, और इसी से पूंजी प्राप्त की गई, और इसी से पूंजी प्राप्त की गई, इसी से पूंजी प्राप्त की गई, और उसी पूंजी से कच्चा माल, और उसी पूंजी से कच्चे माल की व्यवस्था की गई, इसी पूंजी से कच्चे माल की व्यवस्था की गई, और अंततः ये देश विकसित देश बन गए। एंड फाइनली दिस कंट्री बिकम्स डेवलप्ड कंट्री, और अंततः ये देश विकसित देश बन गए। अंततः ये देश विकसित देश बन गए। इतनी बात समझ में आई? तो ये है तकनीकी की आवश्यकता क्यों। यद्यप आपने लिखा तो थोड़ा बड़ा हो गया, अब इसको कॉन्साइज करके लिख देना होता। शब्द, कुछ शब्द को छोड़ सकते हैं, कुछ चीजों को ब्रीफ कर सकते हैं, उतना तो आपको पता है। अच्छा, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा उस पर भी बात कर लिया जाए। देखिए, अब ये महत्व, ये तो सबको पता चल गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत है। वाई, विज्ञान एवं तकनीकी का महत्व क्या है, इससे आप एक क्वेश्चन लिख ले जाएंगे, बहुत अच्छे से लिख जाए। अब देखिए, आपके कोर्स में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पोर्शन दिया गया है, सामान्य विज्ञान और तकनीकी, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए, आप सभी को ज्ञात है, लेकिन मैं फिर दोबारा बोल देता हूं। विज्ञान क्या है? विज्ञान वस्तु का ज्ञान है, वस्तु में छिपे हुए गुणों का ज्ञान है।
अर्थात वस्तु का बेहतर ज्ञान ही विज्ञान कहलाता, और तकनीकी उसका जानते हैं मानव के लिए व्यवहार है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वस्तु का ज्ञान है, ऑब्जेक्ट नॉलेज है। अब वस्तु का ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि वस्तु का के बारे में जब तक जानते नहीं उसका बेहतर उपयोग नहीं कर पाते। वस्तुओं में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी छिपी हुई है, थर्मल प्रॉपर्टी छिपी हुई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छिपी हुई है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी छिपी हुई है, केमिकल प्रॉपर्टी छिपी। अगर वस्तु का अध्ययन नहीं होगा तो उसका सीमित उपयोग करेंगे आप। शुरू में लोग क्या करते थे? कोयले को सिर्फ जलाते थे और उससे आग उत्पन्न करते थे, लेकिन बाद में उसी कोयले से पता चला कि इसी से हीरा भी बना हुआ है, इसी से ग्रेफाइट भी बना हुआ है, उसी से ग्राफीन बना लिया, फ्लोरीन बना लिया, कार्बन नैनो ट्यूब बना लिया। आपको पढ़ाना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपके मेंस के कोर्स में, तो आप देखेंगे कितना ज्यादा व्यापक उसका उपयोग होने लगा। वही मेटेरियल, वही कार्बन, देखिए वही कार्बन कोयला है और वही कार्बन हीरा है, वही कार्बन ग्रेफाइट है, वही कार्बन फ्लोरीन है और वही कार्बन ग्राफीन है और वही कार्बन कार्बन नैनोट्यूब। मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल तो वही है, मटेरियल स्टफ वही है, लेकिन गुणों में व्यापक अंतर है। जहां कोयला 12-15 रुपए किलो बिकता है, वहीं ग्राफीन 10 अरब रुपए किलो बिकती है, 10 अरब की। अगर विज्ञान नहीं होता और उसका अध्ययन नहीं होता तो क्या वस्तु का इतना व्यापक उपयोग कर पाते? आज टच करने पे कमांड होने लगता। आपके मोबाइल में क्या लगा हुआ? ग्राफीन, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन किससे बना है? ग्राफीन। ये बोर्ड किससे बना है? ये जो पूरा फ्लैट पैनल, कोई भी पैनल फ्लैट कैसे हुआ? ये कार्बन नैनो ट्यूब से बना, CNT से। 2004 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नहीं तो इससे पहले लैपटॉप बनाना संभव नहीं था, टैबलेट बनाना संभव नहीं था, स्मार्टफोन बनाना संभव नहीं था। पहले टीवी ऐसे बनानी पड़ती थी, ऐसे, ये CRT मॉनिटर था। लेकिन अब टीवी ऐसे कैसे हो गई? फ्लैट ऐसे। ये बाय द यूज ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। कोई भी LED, LCD, ये सब तो इसी से संभव हुआ ना। LCD, LED, ये सब UPSC में पूछा गया, दोबारा आप में पूछा जा सकता है, आपके कोर्स में भी है कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी। क्वांटम डॉट्स अब की बार पीटी में पूछा। आपकी बार 2 सवाल जानते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पीटी में था। हर साल RS के पीटी और मेंस में, पिछली बार नैनो मिशन था, मेंस के उसमें पूछा गया था। तो क्योंकि जो चीजें आप यूज कर रहे हैं वो पता तो होना चाहिए क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे में ध्यान से सुनेंगे, विज्ञान क्या है? विज्ञान वस्तु का ज्ञान है, और वस्तु के ज्ञान से क्या होता है? वस्तु के अंदर छिपे हुए गुणों का पता चल जाता है, तो उस वस्तु का अधिकतम उपयोग मालूम हो जाता है। हर वस्तु का अनंत उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हम लोग वस्तु का सीमित उपयोग करते हैं। जैसे मार्कर है, हमें लगता है कि इसे सिर्फ इससे लिखा जा सकता है, इसे खाया नहीं जा सकता, जबकि इसका अनंत उपयोग है। किसी भी चीज का अनंत उपयोग है, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन विज्ञान से ही उसका अनंत उपयोग किया जा सकता है। आइंस्टीन ने कहा था, इस दुनिया में ना तो एक कण को बनाया जा सकता है, ना एक कण को मिटाया जा सकता है। ये दुनिया जितनी है वस्तुतः उतनी ही है, किसी भी चीज की कमी नहीं है अगर उपयोग आप ज्यादा। पहले मनुष्य पानी ढूंढता था, जमीन पे पानी मिलता था, कहीं झील तालाब, लेकिन बाद में उसे ज्ञान हुआ जमीन के नीचे भी पानी होगा। नल लगा करके, ट्यूबवेल लगा के, बोरवेल लगा के पानी प्राप्त कर लिया कि नहीं। फिर बाद में जमीन के नीचे भी पानी कम मिलने लगा, कई जगह नहीं मिल रहा जहां मरुस्थल वगैरह है। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा? सोचा भाई आसमान में भी तो पानी है, आसमान में भी पानी है कि नहीं, वायुमंडल में आर्द्रता है कि नहीं, उसी आर्द्रता के समूह को बादल कहा जाता है। तो फिर वायुमंडल का पानी निकाल लिया जाए। कैसे निकाला गया? एटमॉस्फेरिक वाटर रीजनरेशन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई 2015 में। अब वायुमंडल से पानी भरिए, सबके जमीन में पानी नहीं है, लेकिन सबके आसमान में पानी है कि नहीं है, समुद्र में पानी है कि नहीं है। धीरे धीरे विज्ञान ने पानी की पर्याप्त उपलब्धता करवा दी, और जहां नहीं पानी वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल है, गैस है कि नहीं है, तो उसको H2O में बदला जा सकता है, चंद्रमा पर और मंगल पर और दूसरे ग्रहों पर। इसका मतलब विज्ञान से वस्तु की सुलभता हो रही है कि नहीं, उपलब्धता हो रही है कि नहीं, निश्चित रूप से। और विज्ञान से वस्तु का ज्ञान होता है, वस्तु में छिपे हुए गुणों का ज्ञान होता है, जिससे वस्तु के अधिकतम उपयोग का पता चलता है। और इसी विज्ञान के व्यवहार को क्या कहा जाता है? तकनीकी। तो एक बार एक लाइन लिखिए जरा। साइंस
हेडिंग डालिए साइंस। बिल्कुल फ्रेश नए तरीके से चलिए, पहले भी हमने पढ़ाया है तो जो लोग उस क्लास में थे उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन यहां बहुत सीमित शब्दों में। तो लिखिए साइंस। साइंस लिखिए विज्ञान वस्तु का ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान है, वस्तु का अध्ययन है, ऑब्जेक्ट नॉलेज है। विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। इसीलिए देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विज्ञान। विज्ञान माने वस्तु ज्ञान। बचपन में पढ़ाया जाता था क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। किसका क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान? वस्तु का। तो विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। लेकिन वस्तु के ज्ञान से क्या फायदा होता है? वस्तुओं के अधिकतम उपयोग का पता चलता है, वस्तुओं का के अधिकतम स्वरूप का पता चलता है, वस्तुओं के अधिकतम प्रॉपर्टीज का पता चलता है। लिख लीजिए कि विज्ञान के अध्ययन से वस्तु के अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, विज्ञान से वस्तु के अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, विज्ञान से वस्तु के अधिकतम उपयोग, अधिकतम स्वरूप, अधिकतम स्वरूप या रूप, मेनी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, ऑप्टिमम फॉर्म, तमाम वस्तुओं का तमाम स्वरूप है। जैसे कोयले का देख लीजिए, ये सब स्वरूप वस्तुओं के अधिकतम स्वरूप, और वस्तुओं के अधिकतम गुणों का पता चलता है, प्रॉपर्टी, और वस्तुओं के अधिकतम गुणों का पता चलता है, और वस्तुओं के अधिकतम गुणों का पता चलता है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की संभावनाएं उत्पन्न होती। जिससे वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है और मानव की जरूरतों को पूरा करने की संभावना बनती। अगर विज्ञान ना हो, ध्यान से सुनेंगे, तो वस्तु में छिपे हुए अनेक गुणों का पता चलेगा क्या भाई? जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वस्तुओं में विद्युतीय गुण है, क्या अधिकतम गुणों का पता चलेगा? जैसे विद्युतीय गुण, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। 4-5 एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे चुंबकीय गुण, वस्तुओं में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। कंडक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे कोयला, जानते हैं अधातु है कि नहीं कोयला? कोयला नॉन मेटल है या मेटल? कार्बन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। लेकिन इसके बाद भी ग्रेफाइट में मेटल से ज्यादा चालकता पाई जाती है। धातुएं शर्माने लगती हैं ग्रेफाइट के सामने कि मैं तो उतना चालक ना हो सकी, है कि नहीं? कंडक्टिव प्रॉपर्टी, चालकता का गुण। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशीय गुण। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, प्रकाशीय गुण, ऐसे अनंत गुण होते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी, तापीय गुण। तापीय गुण। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ऐसे बहुत सारे बहुत हो गया, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, आप जानते हैं बात। सामान्य ज्ञान आपके कोर्स में है, कोई स्पेशल ज्ञान नहीं, हर चीज की सामान्य समझ होनी चाहिए। वस्तुओं में इतनी सारी प्रॉपर्टी छिपी हुई है, अगर विज्ञान नहीं होता तो उस वस्तु का हम कम उपयोग कर पाते, सीमित उपयोग कर पाते। पता चलता है कि जिसमें चालकता है हम उसका कुछ दूसरा गुण उपयोग में ला रहे हो।
बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन आ जाए विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन का क्या महत्व है, तो आप बता पाएंगे? क्वेश्चन लिखिए विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन का क्या महत्व है। विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन का क्या महत्व है। 50 शब्दों में विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन का क्या महत्व है। विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन का क्या महत्व है, तो इस तरीके से समझा देंगे। अब टेक्नोलॉजी लिख लीजिए। तकनीक, ये टेक्निक शब्द से बना हुआ है। आर्ट और स्किल, कला या कौशल। और साइंस, आप जान ही रहे हैं कि साइंस साइंसिया शब्द से बना हुआ। बस खाली आपको सीधे बताना होता, नहीं शब्द ज्यादा हो जाता है। देखिए आरएस में समस्या ज्ञान का नहीं, आरएस में समस्या ज्ञान सार के रूप में होना चाहिए। नहीं तो 20 शब्दों 50 शब्दों 100 शब्दों में नहीं लिख। कोई चीज ज्यादा जानने का प्रयास मत करिए, जानिए चाहे जितना, लेकिन उसको सार के रूप में कन्वर्ट करने की क्षमता हो आपकी। नहीं तो 20 शब्द 50 शब्दों और 100 शब्दों में नहीं लिख पाएंगे। ज्यादा लिखना आसान होता है, कम लिखना कठिन होता है। अगर कह दिया जाए कोई बाउंड्री नहीं है तो सुबह शाम तक लिखते रहिए, जैसे 5 कॉपी भर देते थे लोग। लेकिन आरएस में पूरा जानते हैं, आपके पेपर में लाइन भी फिक्स है। अगर कोई लाइन आपने खराब किया तब वैसे भी कट जाएगा नंबर आपका। मान लीजिए 3 लाइन उन्होंने दिया है, अब उसमें से कोई एक लाइन आपने कट पिट कर दिया तो आप 20 शब्द भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए बड़ा है सधे हुए शब्दों में जानकारी होनी चाहिए, या कम शब्दों में अपनी बात कहने। इसका मतलब डाइजेस्टेड नॉलेज होना चाहिए, लोकस और फोकस होना चाहिए कि अगर विषय पूछा जा रहा है इसका यही मतलब है, इसमें यही बात है, बस ऐसे फिक्स हो जाइए। और इस तरीके का नजरिया विकसित कर लीजिए, बहुत आसान हो जाता है सफल होना। तो अब तकनीकी, तकनीकी क्या है, ध्यान से, कला या कौशल है। किसका किसका कला? विज्ञान को व्यवहार में बदलने का कला या कौशल। जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है विज्ञान का व्यवहार क्या है? तकनीकी। विज्ञान का व्यवहार तकनीकी कहलाता है। इसीलिए जानते हैं विज्ञान को व्यवहार में बदलने का कला या कौशल। तो लिखिए विज्ञान का व्यवहार तकनीकी कहलाता है। लिखिए विज्ञान का व्यवहार तकनीकी कहलाता है। अर्थात तकनीकी, आ जाइए, अर्थात तकनीकी विज्ञान को व्यवहार में बदलने का कला या कौशल है। अर्थात तकनीकी विज्ञान को व्यवहार में बदलने का कला या कौशल है। तकनीकी विज्ञान को व्यवहार में बदलने का कला या कौशल है। इसलिए गांधी जी ने कहा था बिना मानवता के विज्ञान बेकार है, जैसे बिना चरित्र के ज्ञान बेकार, बिना नैतिकता के व्यवसाय बेकार है। बिना मानवता के विज्ञान मानवता के लिए उपयोगी कब हो पाता है? जब वो तकनीकी में बदलता है। अगर इसका प्रोफेशनल परिभाषा देखिए आप, कॉमर्शियल, तो कस्टमरी एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी। जब साइंस कस्टमर के उपयोग के लिए सुलभ हो जाती है तो उसी को तकनीकी कहा है। इसका मतलब क्या है? अर्थात जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का, लिख लीजिए, अर्थात जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे तकनीकी कहा जाता है। अर्थात जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे तकनीकी कहा जाता है। अर्थात जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे तकनीकी कहा जाता है। लिखिए उपयोग के आधार पर तकनीकी को 2 भागों में बांटा गया है।
उपयोग के आधार पर तकनीकी को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक सामरिक तकनीकी, नंबर दो ज्ञान आधारित, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिकल टेक्नोलॉजी, सामरिक तकनीक। सामरिक तकनीक और दूसरा है ज्ञान आधारित तकनीक। देखिए सामरिकता एक बहुत बड़ा शब्द है सामरिकता, लेकिन हम लोग चूंकि ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास तो है नहीं, यहां हम सामान्य अर्थों में सामरिकता बताएंगे। जब रक्षा और सुरक्षा अर्थात देश की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? सामरिक। और ज्ञान मतलब, ध्यान सुनेंगे, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और ज्ञान बिजनेस का आधार है। चाहे सेवा देनी हो, चाहे आपको जानते हैं खोज करना हो, टेक्नोलॉजी बनाना हो, चाहे आविष्कार करना हो, पेटेंट करवाना हो। भाई अभी तो हमने इस क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन पिछली बार जब आए थे तो हमने बताया था कि जो इकोनॉमी है वो 5 सेक्टर में बांटी गई है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री, टर्सरी सेक्टर सर्विस, क्वार्टरनरी सेक्टर इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज और क्वानरी सेक्टर डीप नॉलेज। तो 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और 21वीं सदी में जानते हैं ज्ञान के आधार पर तकनीकी का विकास हुआ है। तो इसका ज्ञान आधारित तकनीक का मतलब बिजनेस की तकनीक, जिससे व्यवसाय होता है। जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, ये किसके आधार पर व्यवसाय कर रहे हैं? ज्ञान के आधार पर। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे एप्पल है, जैसे गूगल है, जैसे अमेजन है, अलीबाबा है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब ज्ञान आधारित है ना। तो ज्ञान, जब हम कहते हैं ज्ञान आधारित तकनीक का मतलब व्यवसाय की तकनीक, वह तकनीकी जिससे व्यवसाय होती है, जिससे बिजनेस होता है, उसे ज्ञान आधारित। जैसे आईटी है, जैसे टेलीकॉम है, जैसे एआई है, जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे रोबोटिक्स है। तो पहले लिखिए सामरिक तकनीक, लिखिए ऐसी तकनीक जो रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करती, ऐसी तकनीक जिससे रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, उसे सामरिक तकनीक कहा जाता है। जिससे रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, उसे सामरिक तकनीक कहा जाता है। संयोग से ये आपके कोर्स में 3 ही तकनीक होती है। पहला क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये सीधे नहीं है, लेकिन जानते फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लिखा हुआ है। आपने देखा होगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो एक है नाभिकीय तकनीकी, दूसरी है डिफेंस टेक्नोलॉजी, और तीसरी है स्पेस टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस। नाभिकीय तकनीकी, रक्षा तकनीकी और अंतरिक्ष, ये 3 को सामरिक तकनीक माना जाता है। यद्यपि इनसे व्यवसाय भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः डिवीजन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो किया गया, भारत में नीति आयोग के द्वारा जो किया गया है, ये सामरिक तकनीक। अब जरा ध्यान से सुनेंगे एक लाइन। देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, सुनिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? शक्ति बनाते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम क्या है? शक्ति। ऐसी शक्ति जिसके बराबर कोई शक्ति ना हो। इसमें हम पोखरण में परमाणु विस्फोट हमने किया। अच्छा, और इसमें क्या करते हैं? मिसाइल बनाते हैं शक्ति को फेंकने के लिए, पावर प्रोजेक्शन। शक्ति बनाने से क्या होगा? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाने से कुछ थोड़ी होगा। क्या अपने घर में फोड़ेंगे? उसको फेंकने का बहुत दूर तक, संघाई पे, बीजिंग पे, सान्या पे, ग्वांगझू पे, चांगचुंग पर, कैंटन पर, ताकि पावर बैलेंस हो सके। शक्ति और शक्ति को फेंकने की तकनीक, लेकिन फेंकने के लिए सही जगह जाके लगना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? सैटेलाइट का कवरेज, जीपीएस चाहिए। तो ये 3 तकनीक एक ही तकनीक है। ये पावर बनाता है, ये पावर फेंकने की क्षमता मिसाइल, और ये उसको सही जगह तक पहुंचाने के लिए नेविगेशन। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये तीनों, और संयोग से आपके कोर्स में मेंस में तीनों आपकी बार पहले पढ़ाएंगे डिफेंस, फिर ये पढ़ाएंगे, और ये चूंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पार्ट में
चाहे तो एक तरीके से इसको भी पढ़ा देंगे पहले, ताकि सामरिक तकनीक पहले खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से नीति आयोग का डिवीजन है उसी तरीके से पढ़ाएंगे और थोड़ा आपके सिलेबस में आप टिक करते जाएंगे कौन सा खत्म हो रहा है। हम सिस्टम से पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में एकदम सिस्टम से नहीं दिया गया, बात समझ रहे। लेकिन हम जैसे दुनिया में काम चल रहा है, जैसे भारत में, पढ़ाएंगे उस डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस का पहला पार्ट है पहला नहीं करेंगे, जैसे दुनिया में है चीजें, फिर आपके सिलेबस में जहां है आप टिक करते जाइए, वो खत्म होता जा रहा है आपका। अच्छा, अब दूसरा क्या है, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब दूसरा लिखे नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये तीनों का एग्जांपल लिख लिया। अब लिखे नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। लिखिए वह तकनीकी जिससे व्यवसाय होता है, जिससे व्यवसाय करना संभव होता है, उसे ज्ञान आधारित तकनीक कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपके कोर्स में बहुत ज्यादा है। आपके कोर्स में कोई टेक्नोलॉजी छोड़ा ही नहीं है, व्यवसाय वाली सारी दे दिया है आपकी बार। जैसे सूचना तकनीक, संचार तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी।